हिंदी। अजीब बात है कि माइकल को जैकलिन से भी कुछ संदेश मिले। उसने माइकल को बताया कि फ्रेडरिक कुछ देर पहले जाग गया था और उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। उसके कमरे में केवल वैद्य को ही जाने की अनुमति थी, जो उसके घावों का इलाज करता था। जैकलिन ने माइकल से बातचीत के दौरान फ्रेडरिक के बारे में शिकायत की और भविष्य को लेकर अपनी असुरक्षाओं को जाहिर किया। मैं उनका थेरेपिस्ट कैसे बन गया? क्या उनके पास बात करने के लिए और दोस्त नहीं है? नहीं, ये बात भूल जाए। बेशक, उनके कोई दोस्त नहीं है। बर्बर जोड़ा हमेशा साथ रहता था। कभी कभी माइकल सोचता था कि क्या वे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यह एक चमत्कार ही था कि वे ओरिजिन एक्सपेंस के अंदर एक दूसरे से अलग रहकर जीवित रह सके। जैकलीन के साथ उसकी चैट को देखते हुए माइकल का अजीब महसूस करना स्वाभाविक था। उसे शायद ही कभी ऐसी स्थिति में किसी को सांत्वना देनी पड़ती थी। बर्बर दंपति मुश्किल में थे और उन्हें किसी से बात करने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से माइकल रिश्तों के बारे में सलाह देने में माहिर नहीं था और न ही उसके पास बहुत खाली समय था। इसलिए उसने सोचा कि अब जब उसके पास कुछ खाली समय है तो वह उन्हें संदेश भेज सकता है। जैकलीन के लगातार भेजे गए संदेशों को 2 बार पढ़ने के बाद माइकल ने उसे एक लंबे संदेश से जवाब देने का फैसला किया। उसने जैकलीन को समझाया कि फ्रेडरिक कैसा महसूस कर रहा होगा और इस स्थिति में वह क्या सोच रहा होगा। माइकल ने जैकलीन को धैर्य रखने और फ्रेडरिक से तभी मिलने जाने की सलाह दी जब वह सही मानसिक स्थिति में हो। उसने ये भी कहा कि वह बहुत ज्यादा खुलकर बात न करे या सामान्य से अलग व्यवहार न करे। जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करे, लेकिन फ्रेडरिक के लिए सब कुछ करने की कोशिश न करे। इससे स्थिति और भी असहज हो जाएगी। इससे फ्रेडरिक को अपने नए जीवन में ढलने और उसे स्वीकार करने में मदद नहीं मिलेगी। जैकलिन को जवाब देने में माइकल ने काफी समय लिया। संदेश भेजने से पहले उसने अपना संदेश 3 बार पढ़ा। उसके बाद उसने सिल्वाना जेंटूर द्वारा भेजी गई फाइल खोली। ये ट्राइटन गठबंधन के जवाबी हमले की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट को सरसरी तौर पर पढ़ने के बजाय माइकल ने इसे बड़े चाव से पढ़ा। रिपोर्ट विस्तृत थी और इसमें डार्क हेवंस के खिलाफ लड़ाई का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया था। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मुझे शक था। एक जाल, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन ये सोचना कि डार्क हेवंस ने ट्रिटेनस को किराता के ग्रह वलय में छिपा दिया ताकि आसपास के उल्कापिंडों का इस्तेमाल ट्रिटन एलायंस के अंतरिक्ष यानों पर बमबारी करने के लिए किया जा सके, ये वाकई बहुत प्रभावशाली है। अफसोस की बात है कि उच्चतर जीव अंतरिक्ष में कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। डार्क हेवंस का जाल ठीक ठाक काम कर गया। उन्होंने ग्रह के वलय में मौजूद उल्कापिंडों को सामूहिक विनाश के हथियारों के रूप में इस्तेमाल किया। उल्कापिंडों का मार्ग बदल दिया गया और उन्हें ट्राइटन के उन अंतरिक्ष यानों की ओर फेंका गया जो अभी अभी ग्रह के वलय में प्रवेश कर चुके थे। ट्राइटन अंतरिक्ष यानों की हथियार प्रणाली और कुछ सोलट्रेड्स के इस्तेमाल से अधिकांश उल्कापिंड नष्ट हो गए, लेकिन कुछ अन्य उल्कापिंडों को विभिन्न सोलट्रेड्स के इस्तेमाल से और भी शक्तिशाली बना दिया गया था। वे इतने मजबूत थे कि कुछ हमलों को झेल सके और छोटे ट्राइटन अंतरिक्ष यानों से जोरदार टकराकर उन्हें एक ही झटके में नष्ट कर दिया। पहले 2 अंतरिक्ष यानों के नष्ट होने के बाद एक शक्तिशाली मानव ने अपनी स्थानिक प्रकार की सोलट्रेड का उपयोग करके बरसेर्कस और वॉरलॉक सेंटोस को ट्रिटेनस के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट के लेखन के तरीके को देखते हुए माइकल ने अनुमान लगाया कि उन्होंने डार्क हेवंस का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर 2 अंतरिक्ष यानों का बलिदान किया। इसके बाद असली हमला शुरू हुआ। बरसेर्कस और वारलॉक सेंटोस ने ट्रिटेनस के अंदर तबाही मचा दी, जबकि शेष शक्तिशाली सदस्यों ने भागने की कोशिश कर रहे डार्क हेवंस के सदस्यों को रोकने के लिए ट्रिटेनस अंतरिक्ष यान को घेर लिया। डार्क हेवंस के पास स्थानिक प्रकार के सोलट्रेड्स वाले 2 अवेकिन थे, लेकिन वे निम्न श्रेणी के थे। बरसेर्कस और वारलॉक सेंटोस द्वारा ट्रिटेनस पर आक्रमण करने के बाद ट्रिटान एलायंस द्वारा स्थापित किए गए तत्वरोधी उपकरण उन निम्न स्तरीय स्थानिक क्षमताओं के उपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। इसके बाद उपस्थित सबसे शक्तिशाली सदस्यों में से एक ने एक सील हटा दी जिसने 10 किलोमीटर के दायरे में रूनिक गेट के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित कर दिया। ओरिजिन एक्सपेंस में भागकर कोई भी अपने भाग्य से नहीं बच सकता था। ट्राइटन एलायंस की योजनाओं के पहले चरण को विस्तार से पढ़ने के बाद माइकल ने देखा कि युद्ध के चरमोत्कर्ष का संक्षिप्त वर्णन किया गया था। रिपोर्ट में केवल इतना ही बताया गया था कि दर्जनों शक्तिशाली योद्धा मारे गए, जिनमें मनुष्य, बरसेर्कर और वॉरलॉक सेंटोर शामिल थे, और वे सम्मान के साथ मरे। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ट्राइटेनस को वापस लाया गया था और डार्क हेवंस के दर्जनों शक्तिशाली योद्धाओं को पकड़ लिया गया था। पकड़े गए सभी शक्तिशाली प्राणी कम से कम निम्नतम श्रेणी के 4थे स्तर के जागृत प्राणी थे। हालांकि उनमें से अधिकतर इससे भी अधिक शक्तिशाली थे।
डार्क हेवंस का जाल कुछ हद तक कारगर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने 2 अंतरिक्ष यान नष्ट कर दिए और लगभग 1000 जागृत प्राणियों को मार गिराया जो डार्क हेवंस के लिए खतरा बन सकते थे। हालांकि सिल्वाना की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके साथियों की सम्मानजनक मृत्यु ने उन्हें कई दुश्मनों को पकड़ने का मौका दिया, जिससे भविष्य में संभावित लाभ मिल सकते हैं। जब तक वे अपने पकड़े गए दुश्मनों से पूछताछ कर सकते थे, तब तक ट्राइटन गठबंधन मानवों, सर्वोच्च मानव गठबंधन और गठबंधन की अन्य मानव जातियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता था। ये भी पूरी संभावना थी कि यह पूछताछ अन्य गुप्त संगठनों के खिलाफ भी उपयोगी साबित होगी। जब तक उन्हें डार्क हेवंस की भविष्य की योजनाओं का पता चल जाता है, तब तक ट्राइटन एलायंस कुछ समय के लिए ठीक रहेगा, माइकल ने सोचा, और फिर उसका ध्यान कहीं और भटक गया। शायद मैं इस बार भी डार्क हेवंस के सदस्यों पर एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये बहुत बढ़िया होगा। डार्क हेवंस का हर युद्ध अपराधी एक उच्चतर जीव था, इसलिए उनके साथ कुछ सप्ताह बिताना माइकल के लिए फायदेमंद साबित होगा। वह उनके भीतर मौजूद सोलर स्टार फ्रैगमेंट निकाल सकता था, उनकी आत्मा की विशेषताओं को जान सकता था, और एक्सट्रैक्शन के जरिए उनकी सारी ऊर्जा सोख लेने के बाद उन्हें मारकर उनकी ऊर्जा का उपयोग कर सकता था। जब तक माइकल ने सिल्वाना की रिपोर्ट पढ़ना समाप्त किया, तभी उसे दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। दस्तक की आवाज उसके कानों तक पहुंचते ही उसकी क्रिस्टल घड़ी पर एक नोटिफिकेशन आ गया। आपका इनाम पैकेज आ गया है। पैकेज लेते समय कृपया अपनी पहचान सत्यापित करें। माइकल बिस्तर से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। एक छोटा ड्रोन ठीक उसके सामने मंडरा रहा था। उसने माइकल की पहचान सत्यापित करने के लिए उसे सिर से पैर तक स्कैन किया और स्कैन पूरा होने पर एक चमड़े का कंगन गिरा दिया जिसमें एक छोटा सा क्रिस्टल जड़ा हुआ था। माइकल के कंगन उठाते ही ड्रोन एक तेज गूंज के साथ गायब हो गया। ये क्रिस्टल एक आयामी टुकड़ा था, एक ऐसा घटक जिसका उपयोग अक्सर भंडारण उपकरण बनाने में किया जाता था। इसका मूल्य काफी अधिक माना जाता था क्योंकि आयामी टुकड़ों से बने भंडारण उपकरणों को उपयोग करने के लिए आपके युद्ध प्रतीक से बंधे होने की आवश्यकता नहीं होती थी। लाइट से नोवेल। यह माइकल के स्थानिक थैले जैसा ही था, बस बहुत छोटा था। स्थानिक कंगन के अंदर का स्थान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये संगमरमर जैसे दिखने वाले पत्थरों के ढेर और भूरे रंग के तरल पदार्थ से भरी शीशियों से भरी अलमारियों को रखने के लिए काफी बड़ा था। शीशियां देखने में उतनी आकर्षक नहीं लग रही थीं, लेकिन माइकल जानता था कि वे क्या हैं। यही कारण था कि वह काफी खुश था। एनर्जी स्टोन और एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम। यह तो वाकई एक अच्छा इनाम लगता है। माइकल ने एक छोटा एनर्जी स्टोन और एक एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम उठाते हुए बुदबुदाया। एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम सबसे शक्तिशाली अभिकर्मक थे जिनका उपयोग निम्न स्तर के जीव कर सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में दूसरे स्तर के जागृत जीवों के लिए इनका उपयोग करना व्यर्थ था, क्योंकि अधिकांश जागृत जीव छोटी शीशी में समाहित पोषण का आधा भाग भी अवशोषित नहीं कर पाते थे। ये इतने महंगे थे कि इन्हें इस तरह बर्बाद करना उचित नहीं था। इस प्रकार केवल वंशानुगत तकनीक से संपन्न युवा वंशज ही उन एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम को अत्यधिक कीमत पर खरीद पाते थे। उनकी वंशानुगत तकनीक उन्हें अत्यधिक शक्तिशाली एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम के अधिकांश भाग को पचाने में सक्षम बनाती थी, जिससे उनके मन, शरीर और आत्मा का विकास होता था। फ्लैग वॉर में भाग लेने वाले लगभग सभी प्रतिभागी या तो विलक्षण प्रतिभा वाले थे या एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम का उपयोग करने में माहिर थे, इसलिए पुरस्कारों में से एक एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम से भरी अलमारियां थीं। इनकी संख्या 200 से अधिक होनी चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से प्रत्येक की कीमत लाखों में है। मुझे जो एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम मिले हैं उनकी कीमत ही कुछ अरबों में है। मेरा पद काफी ऊंचा था, लेकिन शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को कितने एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम वितरित किए गए? ट्राइटन एलायंस ने कुल मिलाकर सभी को कितने वितरित किए? उनका खर्च खरबों में होगा, शायद सैकड़ों खरबों में, अगर हम एनर्जी स्टोन्स को भी जोड़ दें। माइकल को सैकड़ों खरबों की संख्या गिनने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इतनी बड़ी संख्याओं की गणना करने की जहमत कोई क्यों उठाएगा? क्योंकि खगोलीय संख्याओं तक पहुंचने के बाद गिनती भूल जाना स्वाभाविक है। डॉलर के बजाय अधिकांश जातियां ऊर्जा पत्थरों को सार्वभौमिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करती थीं। इसका कारण भी बहुत सरल था, हर किसी को ऊर्जा पत्थरों की आवश्यकता होती थी। निम्न ऊर्जा पत्थरों को लघु जीव के लिए स्वच्छ ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत माना जाता था। ये पत्थर ऊर्जा से परिपूर्ण थे और इनमें संग्रहित ऊर्जा का उपभोग करना आसान था। यदि आपकी ऊर्जा आत्मसात करने की तकनीक प्रभावी हो और आपकी निपुणता पर्याप्त उच्च स्तर की हो, तो ऊर्जा पत्थरों का उपयोग करके कोई भी आसानी से अपने युद्ध प्रतीक को बेहतर बना सकता है। बेशक वे सस्ते नहीं थे,
यहाँ तक कि स्टोरेज ब्रेसलेट में जमा किए गए निम्न ऊर्जा वाले पत्थरों की कीमत भी करोड़ों में थी, उनमें से प्रत्येक की। बेहद अमीर, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। एक पल रुककर उसने आगे कहा, या फिर मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छा, अब नहीं। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही अपनी मेहनत शुरू करने वाला हूँ। वह काफी उत्साहित था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खरबों डॉलर खर्च करने का विचार उसके कंजूस दिल को काफी दुख पहुंचा रहा था, लेकिन माइकल समझता था कि यह जरूरी था। अगर ट्राइटन एलायंस द्वारा वितरित पुरस्कार कुछ वंशजों को इतनी शक्ति प्राप्त करने में मदद कर सके कि वे कुछ टेकुरों को हरा सकें, तो ये पहले से ही एक सफल निवेश होगा। अगर इससे टेकुरों के हाथों कई जागृतों की जान बच जाए, तो यह और भी बेहतर होगा। ट्राइटन एलायंस आधिकारिक खाता। प्रिय माइकल फोंग, हमें सूचित किया गया है कि आपका पुरस्कार पैकेज वितरित कर दिया गया है। हमें आशा है कि आप पुरस्कारों से संतुष्ट होंगे। दुर्भाग्यवश हमें आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपके शेष पुरस्कार बाद में दिए जाएंगे। अधिकारी अभी भी आपके असाधारण कार्यों और योगदान के लिए उचित पुरस्कार तय करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। जुड़े रहिए। माइकल ने आखिरी संदेश को देखते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या मैं सिर्फ एक अनुरोध नहीं कर सकता? मुझे बहुत सी चीजों की जरूरत है, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे घटिया चीज देने की हिम्मत मत करना। फ्रेडरिक कोल्बेनहाइम, बर्बर युगल खैर। मुझे लगता है कि पर्याप्त शक्ति के साथ सब ठीक हो जाएगा। शायद। मुझे कुछ पता नहीं, माइकल। मुझे कुछ नहीं पता। शायद मैं कभी ओरिजिन एक्सपेंस में वापस नहीं लौट पाऊंगा। और शायद ऑरलैंडो परिवार के बड़े बुजुर्ग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं जैकलिन से मेरे साथ वफादारी का बंधन बनाने के लिए कहूं। वास्तव में, अगर मैं जैकलिन की मदद स्वीकार करने की हिम्मत करूं तो वे और भी नाराज हो जाएंगे। बड़े बुजुर्ग हमेशा यही सोचेंगे कि मैं उससे नीचा हूं और उसके लायक नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अभी उसके लायक हूं। ये आदमी पागल है। खुद को खुशनसीब समझो, फ्रेडरिक। अगली बार अगर तुम इस तरह का व्यवहार करोगे और मैं तुम्हारे पास से गुजरूंगा, तो मैं तुम्हें घसीटकर सिल्वरियन के भयानक प्रशिक्षण में ले जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम थककर चूर हो जाओ और फिर बेहोश हो जाओ, और इस तरह तुम किसी छोटे बच्चे की तरह रो भी न सको। माइकल ने मन ही मन फ्रेडरिक को कोसते हुए कहा। वह फ्रेडरिक का ध्यान भटकाना चाहता था, लेकिन उनके बीच की दूरी को देखते हुए ये लगभग असंभव था। इसलिए उसे बार बार फ्रेडरिक की आत्मघृणा और बेतुकी बातें सुननी पड़ी। माइकल फ्रेडरिक और उसकी स्थिति के बारे में बहुत सोच रहा था। उसके पास उसकी मदद करने के कुछ तरीके थे, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। फिलहाल माइकल फ्रेडरिक की मदद के लिए कुछ खास नहीं कर सकता था। फ्रेडरिक काफी दूर था, लेकिन अगर वह पिलोक जाता तो क्या यह सार्थक होता? मैं किसी भी हालत में अपनी सेना बनाना चाहता था, लेकिन क्या मुझे अभी से इंसानों को आमंत्रित करना चाहिए? क्या मैं अपने रहस्य इंसानों के साथ साझा करने को तैयार हूं, या ये बहुत खतरनाक होगा? अगर मैं फ्रेडरिक को अपने क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं और उसकी सोलर ट्रेड को अपग्रेड करता हूं, तो उसकी ताकत में अचानक वृद्धि होगी, लेकिन इससे अवांछित ध्यान आकर्षित होगा। माइकल ने सिर हिलाया। वह फ्रेडरिक की मदद करना चाहता था, लेकिन अभी जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। ऐसा नहीं था कि माइकल को और ज्यादा ध्यान की जरूरत थी। वह काफी समय से सुर्खियों में था। शायद ध्वज युद्ध समाप्त होने के बाद मैं कुछ लक्ष्यों की तलाश शुरू कर सकता हूं। ये सोचकर माइकल ने कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। वह फ्लैग वॉर और अपने भविष्य के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए एलिस से मिलने ही वाला था कि उसे ट्राइटन एलायंस के आधिकारिक खाते से एक सूचना मिली। ट्राइटन एलायंस आधिकारिक खाता। अंतरायामी ध्वज युद्ध के प्रिय प्रतिभागियों, हाल की घटनाओं से उबरने के बाद अधिकारियों ने अंतरायामी ध्वज युद्ध की शुरुआत तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया है। हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई लिया ने प्रत्येक प्रतिभागी की युद्ध क्षमता, व्यक्तित्व और अनुकूलता का विश्लेषण करके 5 से 10 सदस्यों वाली लड़ाकू टीमें बनाई हैं। ये टीमें अपने निर्धारित प्रशिक्षक से मिलेंगी और अगले 6 सप्ताह तक टीम वर्क पर काम करेगी। अधिक जानकारी के लिए अपने निर्धारित प्रशिक्षक से संपर्क करने में संकोच न करें। नोटिफिकेशन के साथ एक फाइल अटैच थी। माइकल ने फाइल खोलकर देखा कि उसे किस टीम में शामिल किया गया है। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सूची में उनका नाम कहीं भी नहीं होगा। क्या वे मुझे भूल गए? माइकल ने एलिस के कार्यालय में प्रवेश करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि एलिस अकेली नहीं थी। ओलिवर ज़्यूस ठीक उसके बगल में खड़ा था, उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। मेरा समय थोड़ा गड़बड़ा गया है। आप दोनों को परेशान करने के लिए क्षमा करें।
मैं बाहर इंतजार करूंगा, माइकल ने जल्दी से कहा और कमरे से बाहर निकलने के लिए साइकिल को पीछे की ओर मोड़ दिया। हालांकि ओलिवर ने माइकल की ओर इशारा किया और उसे रुकने का संकेत दिया। मैं समझता हूं कि किलियन को उसकी आत्मा की विशेषताओं और उसके बुरे स्वभाव के कारण एक वेरिएबल के रूप में नियुक्त किया गया है। लेकिन इस लड़के का क्या? इसे वेरिएबल का पद कैसे दिया जा सकता है? ये लड़का सचमुच एक टियर 2 लॉर्ड है। आप इसे वेरिएबल बनने के योग्य कैसे समझ सकते हैं? क्या आप इसे इतना मरा हुआ देखना चाहते हैं? ओलिवर ने एलिस पर आरोप लगाया, जिसका चेहरा पल पल और भी ठंडा होता जा रहा था। ओलिवर को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि उसने आखिरी वाक्य जोर से बोल दिया था, लेकिन उसने अपनी बात वापस नहीं ली। आखिरकार एलिस का फैसला समझ से परे था। इसका असल में क्या मतलब है? क्या इसीलिए मुझे टीम लिस्ट में अपना नाम नहीं मिल रहा है? माइकल ने यह महसूस करते हुए पूछा कि ओलिवर और एलिस फ्लैग वॉर के लिए टीम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। एलिस ने ओलिवर से नजरें हटा ली। उसने माइकल को ध्यान से देखा और स्थिति समझाई। तुम किसी टीम में नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें एक वेरिएबल के रूप में जगह दिलवाई है। इसका मतलब है कि तुम उस एकांत आयाम में आज़ादी से घूम सकते हो जहां ध्वज युद्ध हो रहा है। ज्यादातर वेरिएबल किलियन ज्यूस जैसे पीक टियर 3 लॉर्ड्स हैं। उसकी सोल ट्रेड बेहद विनाशकारी है और ज्यूस परिवार की इनहेरिटेंस तकनीक में उसकी महारत उसे टेकुर से सीधे लड़ने की क्षमता देती है। वह खतरे में पड़ी दूसरी टीमों की मदद कर सकता है या टेकुर के खिलाफ अकेले ही लड़ सकता है। फिर ओलिवर ने माइकल की ओर मुड़कर कहा, उसकी आत्मा की विशेषता और व्यक्तित्व के कारण दूसरों के साथ मिलकर काम करना काफी मुश्किल है। वह मोर्चे पर लड़ने के बावजूद भी नेतृत्व करने पर अड़ा रहता है। किलियन पूरे युद्ध क्षेत्र को देख भी नहीं सकता, फिर भी वह हर बात में अंतिम निर्णय लेना चाहता है, जबकि उसके समर्थक युद्ध क्षेत्र की निगरानी और नियंत्रण कहीं अधिक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बात यह नहीं है। मैं समझता हूं कि किलियन ज्यूस और बाकी लोगों को जोखिम के तौर पर चुना गया है, लेकिन उद्धरण चिन्ह। ओलिवर माइकल को देखता रहा और आह भरी, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें जोखिम के तौर पर क्यों चुना गया है। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बल्कि इसके ठीक उलट है। मुझे चिंता है कि अगर तुम्हारा सामना बिना टीम वाले किसी टेकुर से हुआ तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। मैंने तुम्हारी लड़ाइयां देखी हैं और जानता हूं कि तुम ताकतवर हो, एक अनमोल रत्न बनने की राह पर हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई वंशानुगत तकनीक नहीं है और तुम्हारा स्तर बहुत कम है। मैं तुम्हें खिलते हुए देखना चाहता हूं ताकि तुम उच्च समाज को साबित कर सको कि बिना पारिवारिक समर्थन के भी कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। मैं तुम्हें अभी मरते हुए नहीं देखना चाहता। लाइट से नॉवल। माइकल को ओलिवर ज्यूस के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्यूस परिवार कुछ ज्यादा ही समस्याग्रस्त लग रहा था, क्योंकि उनके पास किलियन ज्यूस था। ज्यूस परिवार ओलंपस का संस्थापक परिवार भी था, लेकिन फिर भी ओलिवर ईमानदार लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ओलिवर के पास कोई खास वजह थी कि उसे माइकल को एक चर के रूप में चुने जाने से इतनी नफरत क्यों थी। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम अपने संचार क्रिस्टल का इस्तेमाल करके उन लोगों से जुड़ो जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बेशक बेहतर होगा कि तुम कुछ समय के लिए कुछ टीमों के साथ रहो, लेकिन मुझे लगता है कि बिना किसी के रोके इधर उधर भागकर तुम बेहतर काम कर पाओगे। एलिस ने बस इतना कहा। वह माइकल से जरा भी नहीं कतराए और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। उसे एलिस पर भरोसा था और उसे यह बात अच्छी लगी कि एलिस ने उसके लिए एक वेरिएबल के रूप में जगह आरक्षित रखी। ये वाकई बढ़िया था। मैं टेकुर का शिकार कर सकता हूं, उन्हें गुप्त रूप से निकाल सकता हूं और उस स्थिति में दूसरों की मदद कर सकता हूं। मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन फिर मुझे किस तरह की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। मैं दूसरी टीमों में जल्दी घुल मिल जाता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अगर मैं दूसरी टीमों की मदद करने आऊंगा तो हमारी टीम वर्क अच्छी रहेगी या नहीं। माइकल ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करके और मजबूत होने पर ध्यान दूं, या फिर अलग अलग परिस्थितियों के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम तय किया गया है? जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, माइकल ने ओलिवर के चेहरे के भाव में एक हल्का सा बदलाव देखा। तो बस इतना ही। ट्राइटन गठबंधन ने चरों को कुछ अतिरिक्त संसाधन देने का फैसला किया। सभी को एक चर की सिफारिश करने की अनुमति थी। मैंने आपकी सिफारिश की क्योंकि मेरा मानना है कि कालेब उस टीम में बेहतर प्रदर्शन करेगा जो मैंने उसके आसपास बनाई है। 2 अधिकारियों को मेरी पसंद को मंजूरी देनी थी, जो हो गया। इसलिए अब आप आधिकारिक तौर पर चर हैं। आपको जल्द ही अतिरिक्त संसाधन दिए जाएंगे। उसके बाद हम आपकी प्रशिक्षण योजना के बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी, एलिस ने समझाया। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए।
लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपने युद्ध पुजारिन और सरदार को आपको मंजूरी देने के लिए कैसे राजी किया। जब मैंने आपको एक चर के रूप में सिफारिश की तो वे सहमत होने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। सभी हैरान थे क्योंकि वे हमारे द्वारा पहले चुने गए किसी भी चर से सहमत नहीं थे। एलिस उत्सुकता से माइकल को देख रही थी। ओलिवर ज़्यूस ने ये देखा और भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने कोई नखरे नहीं दिखाए जैसा कि माइकल उससे उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय ओलिवर माइकल की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराने लगा। ये सच है कि आपको अतिरिक्त संसाधन दिए जाएंगे। हालांकि पृथक आयाम में आपको जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपको बहुत तेजी से मजबूत होना होगा, अन्यथा आपकी दुखद मृत्यु हो जाएगी। दोनों ही स्थिति में आपने जानकारी जुटाने का अच्छा काम किया है। आप अतिरिक्त संसाधनों के हकदार हैं, चाहे आप एक चर हो या नहीं। माइकल ने सुना, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि ओलिवर के बारे में उसकी पिछली धारणा गलत थी। वह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने एलिस की ओर रुख किया। मैंने सुना है कि और भी युद्ध अपराधी पकड़े गए हैं। अगर आपको और मदद की जरूरत हो तो मैं 1-2 हफ्ते उनसे पूछताछ करने में बिता सकता हूं। उन्हें मारने से मुझे जबरदस्त ऊर्जा मिलेगी, इसलिए मेरी ट्रेनिंग में भी ज्यादा कमी नहीं आएगी। उसने एक बार फिर मदद का प्रस्ताव रखा। नहीं, एलिस ने लगभग तुरंत ही हैरानी से कहा, जिससे दोनों आदमी चौंक गए। अब आपको और मदद करने की अनुमति नहीं है। इंस्पेक्टर पहले ही ओरिजिन एक्सपेंस से लौट चुके हैं और 1-2 सप्ताह में पिलोक पहुंच जाएंगे। आपको प्रशिक्षण में व्यस्त रहना होगा और युद्ध अपराधियों से यथासंभव दूर रहना होगा। माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने एलिस को अपना संयम खोते हुए शायद ही कभी देखा था। युद्ध पुजारिन और सरदार ने सबको कहा था कि अगर तुमने कभी उन घिनौने बदमाशों से पूछताछ में मदद करने का प्रस्ताव रखा तो वे तुम्हें नकार दें। उन्होंने यही कहा था, ओलिवर ने समझाया। उन्होंने हमें तुम्हारी पूछताछ के दुष्परिणामों के बारे में बताया था कि उनकी यादें तुम्हारे दिमाग में अंकित हो जाएंगी। माइकल ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन वह परेशान हो गया। ये सब उसकी योजना के अनुसार नहीं हो रहा था। खैर, ये तो निराशाजनक है। ओलिवर ज़्यूस ने एलिस ज़ेनोविया से बात करने के बाद उसके कार्यालय से निकल गया। उसे माइकल को अपने पीछे घसीटने का मन कर रहा था, लेकिन वह एलिस के साथ अपने अच्छे संबंधों से भी अवगत था। ओलिवर ने दरवाजा बंद करने से पहले इतनी जोर से अपनी जीभ चटकाई कि माइकल उसे सुन सके। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? माइकल ने अचानक पूछा। तुम्हारा मतलब ओलिवर से है? एलिस ने थोड़ी हैरानी से जवाब दिया, मुझे नहीं लगता। मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं। वैसे भी हम दोस्त और सहकर्मी बनकर ही बेहतर हैं। उसने माइकल की आंखों में देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम आधिकारिक तौर पर एक वेरिएबल बन गए हो। इसका मतलब है कि तुम्हें उन संसाधनों का भंडार मिलेगा जिन्हें हमने तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुनी गई ट्रेनिंग के अनुसार तैयार किया है। यह विशेष ट्रेनिंग तुम्हारी ज़रूरतों के हिसाब से बनाई गई है और अगले कुछ हफ्तों में तुम्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। एलिस ने अपने वॉर रूम से एक ग्रंथ निकाला। उसने उसे माइकल की ओर फेंका और समझाना जारी रखा, लेविथान डिफ्यूजन एक ऐसी तकनीक है जो ऊर्जा के संचार पर केंद्रित है और यह सिखाती है कि ऊर्जा को अपने शरीर और कलाकृतियों में कैसे समाहित किया जाए ताकि उनकी पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। मैं तुम्हें एक ऐसी ऊर्जा संचार तकनीक सिखाने जा रही हूं जिससे तुम मूल ऊर्जा की क्षमता को उजागर कर सकोगे और आसपास के वातावरण और ऊर्जा पत्थरों से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर सकोगे। तो आप उम्मीद कर रही हैं कि मैं लेविथान डिफ्यूजन और मुझे दिए गए भारी संख्या में एनर्जी स्टोन का उपयोग करके अगले कुछ हफ्तों में टियर 3 में पहुंच जाऊंगा? माइकल ने यह देखने के लिए पूछा कि क्या वह एलिस को ठीक से समझ पाया है। ये सबसे अच्छा नतीजा होगा, एलिस ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से टियर 3 तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम्हें अपने वॉर रूम को परिष्कृत करने के लिए कालेब जितनी ही ऊर्जा की जरूरत है, शायद उससे भी ज्यादा। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि 7 स्टार सोलर ट्रेट वाले अवेकेंड को 6 स्टार सोलर ट्रेट वाले अवेकेंड से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। या तो तुम्हारे पास कई 6 स्टार सोलर ट्रेट हैं जिस पर मुझे सच में शक है, या तुम्हारे पास ऐसे सोलर ट्रेट हैं जिन्हें परिष्कृत करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे सोलर ट्रेट हैं, क्योंकि एक सिद्धांत है कि जितने ज्यादा सोलर ट्रेट होंगे, ऊर्जा की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। एलिस ने बस कंधे उचका दिए, लेकिन उसने माइकल से उसके सोलर ट्रेट्स की संख्या या उनकी शक्ति के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। यह स्पष्ट था कि वह उत्सुक थी, लेकिन वह जानती थी कि माइकल से पूछना उचित नहीं होगा।
माइकल उसे वह जवाब नहीं देगा जिसकी उसे उम्मीद थी, और इसके परिणामस्वरूप उनके रिश्ते में असहजता आ सकती थी। ठीक है, लेकिन लक्ष्य यह है कि मुझे अपने वॉर रूम को तेजी से परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त संसाधन मिले। एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम मेरे शरीर और मन को दूसरे चरण में पूर्णता तक परिष्कृत करने के लिए है, जबकि एनर्जी स्टोन का उपयोग मेरे शरीर और मन के लिए, लेकिन मुख्य रूप से मेरे वॉर रूम के लिए किया जाना चाहिए। मैं समझ गया, माइकल ने एलिस से लेविथान डिफ्यूजन लेते हुए खुद से बुदबुदाया। पहले मैं तुम्हें बुनियादी बातें सिखा देती हूँ। उसके बाद समय विस्तार का लाभ उठाने के लिए अपना ज्यादातर खाली समय ओरिजिन एक्सपेंस में बिताओ। बीच बीच में कुछ टीमों के साथ अभ्यास करने और लेविथान डिफ्यूजन व अन्य दिलचस्प विषयों पर मुझसे सलाह लेने के अलावा तुम्हें ओरिजिन एक्सपेंस में ही रहना चाहिए। एलिस ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी हाँ, मैं समझ गया, माइकल ने बेपरवाही से कहा और किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। क्या आप किताब वापस चाहते हैं, या अब यह मेरी है? एलिस ने माइकल के सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसे जवाब सुनने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन असल में स्थिति इसके बिल्कुल उलट थी। ये जानना बेहद जरूरी था कि क्या वह उस ग्रंथ से ज्ञान की एक बूंद निकालने के लिए उस पर निष्कर्षण विधि का प्रयोग कर सकता है, या उसे ऊर्जा संचारण तकनीक का अध्ययन पुराने तरीके से ही करना होगा। इसे रख लो, हमें अब इस तकनीक की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। लेविथान डिफ्यूजन के कुछ हिस्सों का उपयोग करके इसे अपनी इनहेरिटेंस तकनीक में एकीकृत किए हुए कई वर्ष हो चुके हैं। इस समय ये ग्रंथ हमारे लिए किसी काम का नहीं है, एलिस ने उत्तर दिया। उसके शब्दों ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। क्या लेविथान डिफ्यूजन के एक हिस्से का उपयोग उनकी वंशागति तकनीक को बेहतर बनाने के लिए किया गया है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह तकनीक सीसुरियम मेंटा और मेरे पास मौजूद अन्य तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ है? माइकल उत्साहित होने लगा था। वह एलिस के करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो शुरू करते हैं। मैं लेविथान डिफ्यूजन का अभ्यास करने के लिए बेताब हूँ। माइकल की उत्साहपूर्ण उद्घोषणा के बाद 4 घंटे का गहन प्रशिक्षण चला। उसने एलिस के मार्गदर्शन और सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना, जब तक कि एलिस ने उसे यह सुझाव नहीं दिया कि उसे वेरिएबल के रूप में अपना संसाधन पैकेज लेना चाहिए और लेविथान डिफ्यूजन के साथ प्रयोग करने के लिए ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश करना चाहिए। लाइट से नोवेल माइकल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह तुरंत घर की ओर भागा और साथ ही ड्रोन कुरियर को वेरिएबल रिसोर्स पैकेज के साथ अपने घर भेज दिया। पैकेज बिल्कुल सही समय पर पहुंचा। जैसे ही वह अपने कमरे के सामने पहुंचा, उसने ड्रोन को आते देखा। माइकल ने ड्रोन को अपनी पहचान के लिए अपने शरीर को स्कैन करने दिया, फिर ड्रोन ने संसाधन पैकेज उसके हाथों में थमा दिया। इसके बाद ड्रोन गायब हो गया और माइकल को कमरे में अकेले जाने दिया। उन्हें दूसरा स्थानिक ब्रेसलेट ऐसे ही सौंप दिया गया था। माइकल ने स्पेशियल ब्रेसलेट को एक्सेस किया तो पाया कि वह निम्न ऊर्जा वाले पत्थरों से भरा हुआ था। उसमें और कुछ नहीं था। लाइट से नोवेल, उसने आज मिले अपार धन को नजरअंदाज करने की कोशिश की और आगे आने वाले काम पर ध्यान केंद्रित किया। इसी बीच वह एलिस के साथ अपने सौदे के बारे में पूरी तरह भूल गया। शुरुआत में वह उसके साथ कुछ पौराणिक स्क्रॉल का आदान प्रदान करना चाहता था, लेकिन लेविथान डिफ्यूजन ने उसका ध्यान बहुत ज्यादा भटका दिया। फिलहाल माइकल की सबसे बड़ी इच्छा लेविथान डिफ्यूजन से ज्ञान की फुहारों को निकालकर इस तकनीक में अपनी महारत और समझ को जल्द से जल्द बेहतर बनाना थी। माइकल ने ओरिजिन एक्सपेंस में प्रवेश किया और अपने आरामदायक कमरे में फर्श पर बैठ गया। उसने एक्सट्रैक्शन का प्रयोग किया और लेविथान डिफ्यूजन ग्रंथ को एक चमकदार सुनहरी रोशनी से ढक दिया। 6 घंटे बाद माइकल के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसे ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी जमीन पर गिर सकता है। लेविथान डिफ्यूजन के ज्ञान के अंश को निकालना बहुत कठिन था। फिर भी उसने इसे संभव कर दिखाया। 2 ऊर्जा पत्थरों के भीतर मौजूद शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके अपने ऊर्जा भंडार को भरा रखने के बाद निष्कर्षण की शाखाओं ने ऊर्जा पत्थरों के भीतर मौजूद शुद्ध ऊर्जा को आसानी से अवशोषित कर लिया। ऊर्जा लगभग तुरंत ही निष्कर्षण की शाखाओं के माध्यम से माइकल के शरीर में प्रवेश कर गई, जहां से माइकल ने पेंडेमोनियम के रेक्विम का उपयोग करके ऊर्जा को अपने शरीर में जहां भी आवश्यकता थी प्रवाहित किया। हालांकि अपने शरीर में उत्पत्ति ऊर्जा का संचार करना पेंडेमोनियम के रेक्विम की विशेषता नहीं थी। ऊर्जा को अवशोषित करना ही उसकी विशेषता थी। माइकल आसपास के वातावरण और अन्य वस्तुओं से ऊर्जा अवशोषित करने के लिए एक्सट्रैक्शन तकनीक का उपयोग कर सकता था। इसलिए लेविथान डिफ्यूजन उसके लिए एकदम सही था। ऐसा लग रहा था मानो ये तकनीक उसी के लिए बनाई गई हो। आखिर इसकी खासियत ऊर्जा का संचार करना था, न कि ऊर्जा का अवशोषण करना।
माइकल ने एक पल भी आराम किए बिना तुरंत लेविथान डिफ्यूजन के ज्ञान के अंश को ग्रहण कर लिया। वह अधीर था और तुरंत ही इस तकनीक का अभ्यास शुरू करना चाहता था। दुर्भाग्यवश सूचनाओं का प्रवाह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र था। माइकल का दिमाग सूचनाओं और ज्ञान से भर गया और वह ज्ञान सीधे उसके मस्तिष्क में अंकित हो गया। अगले 6 घंटे तक वह हौंफता रहा, उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा सिर अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाएगा। सौभाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ। माइकल ने ज्ञान के उस अंश को 6 घंटे के भीतर आत्मसात कर लिया और उसके तुरंत बाद सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसके दिमाग में कई तरह के नए ज्ञान समाहित थे। आने वाले कुछ हफ्तों में लेविथान डिफ्यूजन में पूर्ण महारत हासिल करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तब तक मैं एक्सट्रैक्शन की शक्ति और लेविथान डिफ्यूजन को इतनी अच्छी तरह से संयोजित करने में सक्षम हो जाऊंगा कि मेरी ताकत पहले की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ जाएगी। माइकल को शुरू करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने 2 स्थानिक कंगनों में से एक से ऊर्जा पत्थरों का एक छोटा सा भंडार निकाला और दर्जनों ऊर्जा संवर्धक शाखाएं छोड़ीं। प्रत्येक शाखा ने एक निम्न ऊर्जा पत्थर में संग्रहित शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण किया। उसने उस ऊर्जा को ग्रहण किया और सीधे अपने शरीर में स्थानांतरित कर दिया। अचानक ही माइकल का शरीर मूल ऊर्जा से भर उठा। उसने लेविथान डिफ्यूजन का अभ्यास शुरू किया और मूल ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित किया। लेविथान डिफ्यूजन का उपयोग करके मूल ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि माइकल को उस ग्रंथ का ज्ञान था, इसलिए वह जानता था कि ऐसा महसूस होना सामान्य बात है। इसलिए उसने ये जानते हुए अभ्यास जारी रखा कि समय के साथ यह असुविधा दूर हो जाएगी। ऊर्जा के प्रवाह को सटीक रूप से नियंत्रित करते हुए माइकल ने छोटी छोटी धाराओं को प्रकाश के स्तंभ की ओर निर्देशित किया, जहां ऊर्जा अवशोषित और उपभोग हो गई। जैसे जैसे प्रकाश का स्तंभ ऊर्जा से भरता गया, उसका युद्ध प्रतीक परिष्कृत होता गया। माइकल का युद्ध प्रतीक यथासंभव अधिक से अधिक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए अथक परिश्रम करता रहा। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत आसान था। लेविथान विसरण ने ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित किया, जो अनगिनत छोटी धाराओं में विभाजित हो गईं। ये धाराएं एक प्राकृतिक वातावरण में प्रकाश के स्तंभ में समाहित हो गईं, जहां युद्ध प्रतीक को ऊर्जा को आत्मसात करने और अपने परिष्करण स्तर को बढ़ाने में बहुत आसानी हुई। शुरुआत में माइकल थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन पहले से प्राप्त ज्ञान के बल पर उसने अपनी गलतियों को जल्दी पहचान लिया। उसने अपनी खामियों और गलतियों को पहचाना और कुछ ही मिनटों में उन्हें सुधार लिया। जब तक निम्न ऊर्जा पत्थरों का पहला बैच समाप्त हुआ, माइकल ने लेविथान डिफ्यूजन में बुनियादी महारत हासिल कर ली थी। 3 दिन बाद माइकल ने मध्यवर्ती स्तर की महारत हासिल कर ली और 1 सप्ताह बाद ही उसकी महारत उन्नत स्तर पर पहुंच गई थी। तीसरे सप्ताह के अंत तक माइकल ने अपने युद्ध प्रतीक के परिष्करण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। वह अपने युद्ध प्रतीक को बेहतर बनाने के लिए लगातार निम्न ऊर्जा पत्थरों का सेवन कर रहा था और उत्पत्ति क्षेत्र से एक बार भी बाहर नहीं निकला। माइकल ने अभी तक अपने मन और शरीर को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया था, हालांकि वह ऐसा करना चाहता था। फिर भी उन्होंने लेविथान डिफ्यूजन में गहन महारत हासिल कर ली, जिससे एक ही बार में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करने की नींव पड़ी। यह न केवल भविष्य में उनके युद्ध रून को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि उनके शरीर और मन के विकास के लिए ऊर्जा के संचार को तेज करने के लिए भी एकदम सही था। मेरे पास प्रस्थान से पहले केवल 5 सप्ताह बचे हैं। आइए इसका सदुपयोग करें। पिलोक में बीते 5 हफ्तों में माइकल ने एक बार भी ओरिजिन एक्सपेंस नहीं छोड़ा। अंतरायामी ध्वज युद्ध शुरू होने में बस कुछ ही दिन बचे थे और उन्हें आयामी पोर्टल तक पहुंचने के लिए जल्द ही निकलना होगा। फिर भी कई जागृत लोग अभी भी ओरिजिन एक्सपेंस के अंदर थे, माइकल भी उनमें शामिल था। ओरिजिन एक्सपेंस में माइकल के गायब हुए 10 सप्ताह बीत चुके थे और एलिस चिंतित होने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल उसकी सलाह को अनसुना कर बिना उससे कोई मार्गदर्शन मांगे ओरिजिन एक्सपेंस में ही रहेगा। क्या उसे लगता था कि वह यूं ही लेविथान डिफ्यूजन में महारत हासिल कर लेगा? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? उसने सोचा। उसके दिल में चिंता का बीज पनपने लगा। अचानक भूख मर जाने के कारण उसने कांटे से अपने भोजन को कुरेदा और आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया। माइकल लौट आया। कालेब अचानक चिल्लाया। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा, उसकी निगाहें सामने लगी होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। वह वापस आ गया। क्या वह ठीक है? वह पहले क्यों नहीं लौटा? एलिस ने अपने छोटे भाई पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन उसे बदले में केवल एक गुस्से भरी नजर ही मिली। मुझे ये सब कैसे पता चलेगा? उसने तो बस इतना मैसेज किया है कि वो वापस आ गया है।
कालेब ने अपनी बहन की तरफ भौहें चढ़ाईं, जिसने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए और कुर्सी पर पीछे की ओर बैठ गई। जब तक वह ठीक है, मैं माइकल से मिलूंगा, फिर मिलते हैं, कालेब ने एलिस को अकेला छोड़कर गायब होने से ठीक पहले कहा। इसी बीच माइकल अपने किंग साइज बेड पर लेटा हुआ था और पिछले कुछ हफ्तों में उसे मिले नए नोटिफिकेशन को शांति से पढ़ रहा था। पिछले कुछ हफ्तों में कई घटनाएं घटी। बेसिक सेक्रेड नाइट टेम्पल का निर्माण पूरा हो गया, कुछ जटिलताओं के कारण उम्मीद से थोड़ा विलंब हुआ और ब्लेस्ड स्क्वायर्स के पहले बैच को होली नाइट्स के पद पर पदोन्नत किया गया। कुल 10 ब्लेस्ड स्क्वायर्स को होली नाइट्स के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि 2 स्टारलेस समन्स ने बेसिक सेक्रेड नाइट टेम्पल में कई दिनों तक अथक प्रशिक्षण के बाद ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें पहले ब्लेस्ड स्क्वायर्स बनने की आवश्यकता के बिना सीधे 2 स्टार होली नाइट्स के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। ये खबर बेहद रोचक थी क्योंकि इससे सैकड़ों स्टारलेस समन्स को पवित्र नाइट मंदिर में आमर नाइट के साथ प्रशिक्षण लेने की प्रेरणा मिली। ब्लेस्ड स्क्वायर्स की छोटी सेना भी बढ़ गई। अब तक माइकल के अधीन 550 ब्लेस्ड स्क्वायर्स और 12 होली नाइट्स थे और भविष्य में इनकी संख्या और भी तेजी से बढ़ेगी। एक बार जब अमर नाइट अपनी नई शक्तियों के अनुकूल हो जाएगा और स्टारलेस समन्स पवित्र नाइट मंदिर में सहज महसूस करने लगेंगे, तो माइकल के पास ब्लेस्ड स्क्वायर्स और होली नाइट्स की प्रचुर मात्रा होगी। ये बहुत अच्छा था, हालांकि इससे एक बड़ी कमी रह गई। माइकल की सेना का आधे से अधिक हिस्सा ब्लेस्ड स्क्वायर्स और होली नाइट्स से बना था, जिसके कारण बहुमुखी प्रतिभा की कमी हो गई। केवल ब्लेस्ड स्क्वायर्स और होली नाइट्स का होना उसकी सेना के लिए सर्वोत्तम नहीं था। होली नाइट्स को तलवारबाजी और भाला चलाने की विभिन्न शैलियों में प्रशिक्षित किया जाता था और वे कठोर चमड़े के कवच पहने हुए भी आसपास के वातावरण में फुर्ती से चल सकते थे, लेकिन उनकी कई कमियां भी थीं। पवित्र शूरवीर तीरंदाज, वैद्य या जादूगर नहीं थे। वे हत्यारे भी नहीं थे। हालांकि पवित्र शूरवीर अपनी पवित्र शक्ति का उपयोग करके एक ऐसा आभा मंडल बना सकते थे जो दर्द को रोकता था और कुछ हद तक घावों को ठीक करता था, फिर भी इसमें कई सीमाएं थीं। सौभाग्य से सम्मनिंग गेट से प्रतिदिन 11 सम्मन प्राप्त होते थे। ओरिजिन एक्सपेंस में 2.5 महीने बीतने के बाद माइकल ने प्रतिदिन 770 सम्मन प्राप्त किए, जिनमें सबसे कम रैंक वाले 1 स्टार किसान और सबसे उच्च रैंक वाले 2 स्टार एलिमेंटल मेज थे। माइकल अपने क्षेत्र के विकास को लेकर भी शिकायत नहीं कर सकता था। उसकी प्रजा हर दिन शिकार पर जाती और तरह तरह के राक्षसों के शव लाती। माइकल के एक्सट्रैक्शन उपकरण से उनका लगभग सटीक विच्छेदन किया जाता और उनसे प्राप्त सामग्री एकत्र की जाती। समनिंग स्क्रॉल और समनिंग स्क्रॉल के टुकड़ों का तुरंत उपयोग करने के बजाय युवा लॉर्ड ने उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रखने का विकल्प चुना। उसे आशा थी कि वह जल्द ही एक और पौराणिक स्क्रॉल प्राप्त कर लेगा। एलिमेंटल एम्प्रेस की गुफा धीरे धीरे एलिमेंटल्स के लिए एक उपयुक्त घर में परिवर्तित हो गई। उसने लगभग 100 छोटे एलिमेंटल कोर बनाए और माइकल के क्षेत्र में अपना पहला महान एलिमेंटल बनाने ही वाली थी। इससे माइकल की दिलचस्पी बढ़ी। दुर्भाग्यवश उसके पास जीरोआ को एलिमेंटल कोर बनाते हुए कई सप्ताह बिताने का समय नहीं था। लाइट से नोवेल माइकल के पास किसी के साथ समय बिताने का ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि उनका अधिकांश समय अपने शरीर, मन और युद्ध मंत्र को निखारने में व्यतीत होता था। यह माइकल और उनके अनुयायियों के लिए थोड़ा दुखद था, लेकिन परिणाम अद्भुत थे। पवित्र सुधार और सीजुरियम मेंटा द्वितीय चरण में पूर्णता तक पहुंच गए। उन्होंने लेविथान प्रसार में प्रबुद्ध महारत भी प्राप्त कर ली। अब केवल पूर्ण महारत ही इसे पार कर सकती थी। महज 2.5 महीनों में माइकल ने वो हासिल कर लिया जिसका सपना दूसरे लोग कुछ सालों में ही देख पाते हैं। ज्ञान के स्रोत से माइकल को जो ज्ञान और समझ मिली, वो वाकई इतनी मूल्यवान थी। उसकी ऊर्जा का संचार पहले से कहीं अधिक तेज हो गया था और अब माइकल स्वाभाविक रूप से अपनी गतिविधियों में ऊर्जा का संचार कर सकता था। इससे उसकी ताकत, फुर्ती और प्रतिक्रिया की गति में और भी वृद्धि हुई। लाइट से नोवेल ऊर्जा परिसंचरण गति और ऊर्जा बुनाई विशेषज्ञता निश्चित रूप से भविष्य में उनकी बहुत मदद करेगी। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह थी कि माइकल का वॉर रून लेट रैंक तक पहुंच गया था। दरअसल उसका वॉर रून दूसरे स्तर के शिखर पर पहुंचने ही वाला था। वह परिष्कार के चरम पर पहुंचने के बेहद करीब था, लेकिन एक ही कमी थी। उसने अपने सारे संसाधन खर्च कर दिए थे, लगभग $10 ट्रिलियन के संसाधन। माइकल को 2.5 महीने के भीतर खर्च की गई अपनी दौलत के बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऊर्जा की खपत बहुत ही चौंकाने वाली थी। लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अपने मन, शरीर और विशेष रूप से युद्ध मंत्र को परिष्कृत करने में भविष्य में और भी अधिक संसाधनों की खपत होगी। आसपास की ऊर्जा शेयरों और ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर रहकर वह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा सकता था
लेकिन अगर वह तेजी से मजबूत होना चाहता था तो ऊर्जा पत्थर, पोषण सीरम और अन्य कई प्रकार के बहुमूल्य संसाधन ही एकमात्र व्यवहार्य तरीका थे उत्पत्ति विस्तार में लाखों दुश्मनों का नरसंहार करने के अलावा। झंडा युद्ध के लिए मैं ठीक रहूंगा। उनमें से कुछ को मारने से मुझे कुछ पुण्य मिलेंगे। उन्हें धन या संसाधनों में परिवर्तित करना संभव होना चाहिए। मेरे पास अभी भी पौराणिक स्क्रॉल हैं और उन युद्ध अपराधियों के चौथे और पांचवें स्तर के कलाकृतियां भी। माइकल ने खुद से बुदबुदाया। वह बिस्तर से उठा और बिना सोचे समझे क्राफ्ट विटन और एलिस जेनोविया को संदेश भेजा। पिछले कुछ हफ्तों से माइकल को अपने लोगों की शिकायतों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। वे सैन्य विभाग के प्रति उसके पक्षपातपूर्ण रवैये से नाराज थे और कुछ ने तो उससे ये भी कहा था कि उसे उनकी उपेक्षा ज्यादा समय तक नहीं करनी चाहिए। अपने लोगों को शिकायत करते सुनना अच्छा लगता था क्योंकि इसका मतलब था कि वे उससे डांट खाने से डरते नहीं थे। वे सीधे उससे संपर्क करने से नहीं डरते थे, बल्कि वे उसे एक समझदार व्यक्ति मानते थे जो उनकी बातों और मांगों को सुनेगा। माइकल को यकीन नहीं था कि वह अपने क्षेत्र का प्रबंधन और नेतृत्व करने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन फिलहाल वह जिस तरह से चीजें चल रही थीं उससे काफी संतुष्ट था। अपने विषयों की लगातार शिकायतों को सुनकर माइकल को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। यह अजीब था। माइकल फैंग, नमस्कार क्राफ्ट विटन। सबसे पहले कृषि परियोजना के मुनाफे में मेरा हिस्सा बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने अपने बार्थोलोम्यू खाते में एक बड़ा लेन देन देखा। इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी है कि कृषि परियोजना फल फूल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सौंपने के लिए कृषि से संबंधित कुछ ब्लूप्रिंट कई हजार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ कीमती कलाकृतियां भी हैं जिन्हें मैं बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन को बेचना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आयामी पोर्टल के लिए प्रस्थान करने से पहले हमारी मुलाकात हो सकेगी क्योंकि मेरे क्षेत्र के लिए मुझे बहुत सारी वस्तुओं और सामग्रियों की आवश्यकता है। यदि संभव हो तो आयामी पोर्टल में प्रवेश करने से पहले मैं इन सामग्रियों और वस्तुओं को ओरिजिन एक्सपेंस में भेजना चाहूंगा। अन्यथा वादा न निभाने के कारण मेरे ही लोग मेरा सिर कलम कर देंगे। क्राफ्ट विटन को भेजे गए संदेश के अंत में माइकल ने थोड़ा मजाक किया। हालांकि उसकी टिप्पणी में सच्चाई का भी अंश था। उसे जल्द ही सामग्री और सामान की जरूरत थी, अन्यथा उसके लोग विद्रोह शुरू कर देंगे और उसे झूठा कहेंगे। इसका अंत उसके सिर को जमीन पर लुढ़काने से तो नहीं होगा, लेकिन माइकल अपनी प्रजा का विश्वास खोना नहीं चाहता था। हालात इतने खराब नहीं होंगे, इस उम्मीद में उसने एलिस को संदेश भेजने के लिए उसकी चैट खोली। माइकल फैंग, हेलो एलिस। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आपको एक छोटी सी खबर दूं, मैं अपने शरीर और मन को परिष्कृत करने की तकनीकों की चरम सीमा तक पहुंच गया हूं। मैं दूसरे स्तर के अंतिम पायदान पर भी पहुंच गया हूं। शिखर के बहुत करीब हूं। दुर्भाग्य से शिखर तक पहुंचने से पहले ही मेरे सारे संसाधन खत्म हो गए। शायद मैं आयामी पोर्टल के जरिए शिखर रैंक तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, मैं आयामी पोर्टल में जाने से पहले आपसे कुछ मिथिक स्क्रॉल्स का आदान प्रदान करना चाहता हूं। अगर यह संभव हो और आप अभी भी मिथिक स्क्रॉल्स में मग्न हो तो। माइकल ने अपनी प्रगति के बारे में विस्तार से बताने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने एलिस और क्राफ्ट विटन के साथ जरूरी जानकारी साझा की और उन्हें अपडेट रखा। इसके बाद माइकल ओरिजिन एक्सपेंस में वापस आया और उन गोदामों को खाली किया जहां सभी अप्रयुक्त मॉन्स्टर पार्ट्स और ब्लूप्रिंट की डुप्लीकेट प्रतियां रखी थीं। वह लौटा और कालेब से मिला। चलते चलते पिछले कुछ हफ्तों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में बताओ ना, माइकल ने पूछा, जिससे कालेब थोड़ा नाराज हो गया। फिर उसे याद आया कि उसने पिछले कुछ हफ्तों में कितनी मेहनत की थी और उसने सिर हिलाकर सहमति दी। हम ठीक है, अब थोड़ा आराम करने का समय आ गया है। थोड़ी गपशप करने में कोई बुराई नहीं है, कालेब हंसते। काम करने वाले लड़के। माइकल को जल्दी ही पता चल गया कि पिलोक के रास्ते अपनी छोटी यात्रा में कालेब को अपने साथ ले जाना एक अच्छा विचार था। कालेब ने उसे पिछले कुछ हफ्तों में हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया। क्या तुम्हें पता है कि फ्रेडरिक ने मुझे सिर्फ इसलिए मैसेज किया क्योंकि तुम उपलब्ध नहीं थे? इस छोटे बदमाश ने अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए मुझे ही चुना, कालेब ने शिकायत की। हालांकि वह मुस्कुराया, कम से कम फ्रेडरिक आखिरकार ठीक हो गया है। वह अच्छी तरह से ठीक हो गया और वैद्य चला गया। जैकलिन को अभी भी फ्रेडरिक के करीब आने में मुश्किल हो रही है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्रेडरिक अपनी पूरी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह आगे क्या करेगा, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी है। शायद अपने प्रियजनों, अपने पिता और जैकलिन के लिए मजबूत होने का ख्याल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
शायद वह छोटा बदमाश उतना बुरा या निराशाजनक नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। माइकल ने कालेब को फ्रेडरिक के बारे में खुलकर बात करते हुए देखा। माइकल के सामने कालेब को जरूरत से ज्यादा विनम्रता दिखाने या खुद को किसी रईस की तरह पेश करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह जैसा है वैसा ही रह सकता था। उसका गुस्सा थोड़ा समस्याजनक है, लेकिन फ्रेडरिक एक अच्छा इंसान है। जैकलिन भी। शायद अगर मैं उन्हें थोड़ा और उपदेश दूं तो दोनों अच्छे इंसान बन सकते हैं, माइकल ने आधे मजाक में कहा। सही कहा, लेकिन अगर वे इस मुश्किल से पार पा लें तो शायद इसकी जरूरत भी न पड़े। अगर वे पार पा ले तो। मेरी बहन ने कहा कि यह आसान नहीं होगा। ऑरलैंडो परिवार के बड़े बुजुर्गों ने अपने रिश्तेदारों और खानदानी वंश में अपना दबदबा बढ़ा लिया है और वे कारिक और जैकलिन पर फ्रेडरिक से सगाई तोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। बहन को नहीं पता कि मामला बढ़ने से पहले उनके पास कितना समय है। कालेब ने गहरी सांस ली। अधिकांश रईसों की राजनीति, षड्यंत्र और दोहरे व्यवहार काफी बुरे थे। जब तक आप मूल्यवान थे, आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। या तो आपका विवाह किसी दूसरे परिवार में कर दिया जाता था ताकि आपके रिश्ते मजबूत हों और आपका प्रभाव बढ़े, या फिर आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता था जिसका सोलट्रेट आपके सोलट्रेट से मिलता जुलता हो, या ऐसा सोलट्रेट हो जो आपके सोलट्रेट को मजबूत कर सके। अगर बाद वाला विकल्प चुना जाता तो 20 साल की उम्र के बाद सगाई जल्दी हो जाती और आपको जल्द से जल्द संतान पैदा करने और वारिसों को जन्म देने के लिए कहा जाता। चौथे स्तर पर उच्चतर जीवन रूपों में विकसित होने के बाद संतान पैदा करना कहीं ज्यादा मुश्किल और समय लेने वाला हो जाता था। ये वाकई परेशानी भरा था। फ्रेडरिक की परेशानियों को छोड़ दें तो पिछले कुछ हफ्तों में और क्या हुआ। जांचकर्ता युद्ध अपराधियों से पूछताछ करने के लिए जरूर आया होगा। क्या उसे कुछ उपयोगी जानकारी मिली, या डार्क हेवंस के सदस्य उतने जानकार नहीं थे जितनी हमें उम्मीद थी? माइकल ने पूछा। उसे वह बड़ा मौका याद आ रहा था जो उसने खो दिया था, क्योंकि उसने युद्ध पुजारिन और सरदार को युद्ध अपराधियों की यादों के बारे में बता दिया था और वह यादें उसके दिमाग में छपी हुई थीं। उसे अब भी उस बात को साझा करने का पछतावा था। दुर्भाग्य से वह अब अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। ओह, वो आपके जाने के एक हफ्ते बाद जांचकर्ता आया था। उसने 10 दिन डार्क हेवंस के सदस्यों की जांच में बिताए और अच्छी बुरी खबरें लेकर लौटा। जांचकर्ता ने अतीत की घटनाओं के बारे में कई जानकारियां जुटाईं। उसकी जांच के अनुसार 200 से अधिक ऐसी घटनाएं जिनमें अवेकेंड या तो लापता हो गए या मृत पाए गए, डार्क हेवंस से जुड़ी हो सकती हैं। इसमें ज़ीक की बहन की मौत से जुड़ी घटना भी शामिल है। ज़ीक और क्विन इस समय बहुत परेशान हैं। वे डार्क हेवंस को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है और न ही किसी को पता है कि मुख्यालय कहाँ स्थित है। हालांकि उनकी शाखाओं के 2 संभावित स्थानों का पता लगाया गया है। दुर्भाग्य से जांचकर्ता निश्चित नहीं है कि यह कोई जाल है या नहीं। उसे संदेह है कि उसने डार्क हेवंस के सदस्यों से इतनी आसानी से ये जानकारियां कैसे प्राप्त कर लीं। आमतौर पर यह बहुत मुश्किल होता है। एक जाल के भीतर एक और जाल। तो क्या ट्रिटेनस का अपहरण करना ही एक जाल नहीं था, बल्कि शायद उन्हें यह मान लेने देना कि उन्होंने डार्क हेवंस के इन सदस्यों को पकड़ लिया है, एक धूर्त चाल थी? क्या डार्क हेवंस के लिए इतने सारे उच्च पदस्थ सदस्यों की बलि देना वास्तव में संभव है? माइकल ने पूछा। बहन को लगता है कि इन घटनाओं में डार्क हेवंस के कोई उच्च पदस्थ सदस्य शामिल नहीं थे। सबसे उच्च पदस्थ सदस्य शायद वही आत्मघाती दस्ते के सदस्य थे जिनसे तुमने पूछताछ की है, कालेब ने समझाया, जिसके बाद माइकल के कदम धीमे हो गए। उच्चतर जीव साधारण सदस्य हैं। ये तो फिजूल खर्ची और खतरनाक लगता है। क्राफ्ट विटन के कमरे में पहुंचते ही माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा। कालेब को पता नहीं था कि वे कहां जा रहे थे, लेकिन श्री विटन को दरवाजा खोलते देख उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने उस महान व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। क्राफ्ट विटन और माइकल दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ कालेब को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपने दोस्त को साथ लाएंगे, क्राफ्ट विटन ने कहा। क्या इससे कोई समस्या है? मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था, लेकिन अगर हमारी साझेदारी का खुलासा हुआ तो बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन को परेशानी हो सकती है, माइकल ने जवाब दिया। वह बस कालेब से पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं के बारे में बात करना चाहता था और इस दौरान वह जो सौदे करने वाला था उसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा था। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो ठीक है। आप हमारे साझेदार के रूप में बेनकाब हो रहे हैं। बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन अपने साझेदारों का खुलासा करने में संकोच नहीं करता, बशर्ते वे स्वेच्छा से सामने आए, क्राफ्ट विटन ने उसे अर्थपूर्ण भाव से देखते हुए कहा।
माइकल ने कालेब की तरफ देखा और कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं। कालेब को शायद पहले से ही पता होगा। क्या जानता है? कालेब ने पूछा। मैं बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन की कृषि परियोजना का एक छोटा सा भागीदार हूं, माइकल ने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। तभी क्राफ्ट ब्रिटेन ने बीच में दखल दिया। कृषि परियोजना के मुनाफे में किसी छोटे साझेदार का 21% हिस्सा नहीं होता है। आप बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के भागीदार हैं। क्या मैं उस समय सो रहा था जब आपने मुझे ये बताया, या मुझसे कुछ छूट रहा है? कालेब ने स्तब्ध होकर पूछा। एलिस ने उसे नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि वह कालेब को सब कुछ बता देगी। यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। हाँ, दोनों ही तरह से। माइकल ने क्राफ्ट ब्रिटेन की ओर रुख किया और पिछले कुछ हफ्तों में जमा किए गए सभी ब्लूप्रिंट और कलाकृतियां निकाल लीं। ब्लूप्रिंट के ढेरों ने कमरे को पूरी तरह से भर दिया, जिससे तीनों जागृतों के लिए आराम से खड़े होने के लिए बहुत कम जगह बची। क्राफ्ट ब्रिटेन ने अपनी बाहों को हिलाकर अपनी ऊर्जा मुक्त की और एक ही बार में सब कुछ एकत्रित कर लिया। फिर माइकल ने एक स्थानिक ब्रेसलेट आगे बढ़ाया। लगभग 10,000 प्रथम श्रेणी और 1,500 द्वितीय श्रेणी के राक्षसों के अंग अंदर संग्रहित हैं, और ये रही वो चीजों की सूची जिनकी मुझे अपने प्यारे प्रजाजनों को शांत करने के लिए आवश्यकता है, माइकल ने हल्के स्वर में कहा। अब वह स्वयं अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान लिए मुस्कुराया और उसने आवश्यक सामग्रियों और सामानों से भरी एक छोटी सी किताब निकाली। आप मेरे बैंक खाते से जितनी जरूरत हो उतनी रकम निकाल सकते हैं। वैसे भी मुझे ठीक से पता नहीं है कि मेरे पास कितनी रकम है। सबसे बुरी स्थिति में मैं आपके भविष्य के मुनाफे में से कुछ कटौती करूंगा। राक्षसी नस्ल के बीज के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करने के बाद बार्थोलोम्यू कॉर्पोरेशन के प्रमुख ने फैसला किया है कि आपको दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक छूट दी जाए, चाहे कुछ भी हो। बेशक केवल कानूनी दायरे में। हम आपके लिए कानून नहीं तोड़ेंगे, क्राफ्ट ब्रिटेन ने कहा, जिससे माइकल मुस्कुरा उठा। मैं आपसे कभी भी मेरे लिए कानून तोड़ने का अनुरोध नहीं करूंगा। जब माइकल और क्राफ्ट ब्रिटेन अपने भावी सौदों और माइकल द्वारा अनुरोधित कुछ वस्तुओं के मूल्य पर चर्चा कर रहे थे, तब कालेब की निगाहें बूढ़े व्यक्ति से माइकल की ओर घूम रही थीं। उनकी निगाहें लगातार एक से दूसरे पर जा रही थीं, लेकिन जैसे जैसे वह सुनता गया, उसका चेहरा और बिगड़ता गया। क्या माइकल सचमुच कुछ ही महीनों बड़ा हुआ है? वह क्राफ्ट ब्रिटेन के साथ इतनी आसानी से कैसे निपट लेता है, और वह कृषि परियोजना जैसी विशाल परियोजना का एक छोटा नहीं, एक प्रमुख भागीदार कैसे बन गया? क्या वह भी पहले 1/5 कलाकृति नहीं थी? हजारों ब्लूप्रिंट, सभी दुर्लभ और मूल्यवान दिखते हैं, और सैकड़ों कलाकृतियां। माइकल, तुम कौन हो? क्या तुम सचमुच गोल्डन सन प्रांत के वही युवक हो? कालेब चाहे जैसे भी देखे, ये स्पष्ट था कि माइकल में बहुत बदलाव आ गया था। बर्बर दंपत्ति से निपटने और सैफाइल एक मिलिट्री अकादमी की परीक्षा में भाग लेने से लेकर उच्च कुलीनों, सर्वोच्च परिवारों से निपटने और अंततः पुराने शक्तिशाली लोगों की मदद करने, गुप्त संगठनों के सदस्यों से पूछताछ करने और एक बड़े पैमाने की परियोजना में प्रमुख भागीदार बनने तक, जो ओरिजिन एक्सपेंस में सत्ता संतुलन और पूरी मानवता की आर्थिक स्थिति को उलट सकती थी, माइकल ने काफी तरक्की की थी। दूसरी ओर कालेब ने आखिर किया क्या? उसने एक शक्तिशाली सोलट्रेड प्रकट किया और अपने पहले समन के रूप में एक पौराणिक जीव को बुलाया। उसने अपना क्षेत्र बढ़ाया और खुद को और भी शक्तिशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन ये सब उसके परिवार के समर्थन के कारण ही संभव हो पाया। ज़ेनोविया परिवार के समर्थन के बिना कालेब अपनी आधी उपलब्धियां भी हासिल नहीं कर पाता। उसका क्षेत्र इतना नहीं बढ़ता, और इनहेरिटेंस टेक्निक, फ्रोजन नोवा से संबंधित विशेष प्रशिक्षण, और एपेक्स न्यूट्रिशन सीरम और इंफीरियर एनर्जी स्टोन जैसे संसाधनों के बिना कालेब एक आम इंसान होता। कालेब माइकल के लिए खुश था। माइकल ने बाकी सभी से ज्यादा मेहनत की थी। वह तेजी से तरक्की करने और पूरी मानव जाति में नाम कमाने का हकदार था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कालेब ये स्वीकार कर ले कि माइकल हर मामले में उससे आगे निकल गया है। उसे खुशी थी कि माइकल महान था, फिर भी वह खुद को इतनी आसानी से पीछे छूटते हुए नहीं देखना चाहता था। ऐसा लगता था मानो माइकल उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं था, जैसे माइकल के साथ उसकी एक तरफा प्रतिद्वंद्विता हो। माइकल उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। कालेब को ऐसा दोस्त मिलना नामुमकिन था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। मुझे और मजबूत होने की जरूरत है। कालेब को एक बार फिर एहसास हुआ, मुझे ध्वज युद्ध का उपयोग हमारे बीच की विशाल खाई को पाटने के लिए करना होगा, अन्यथा